दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना होता है, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। सर का इंटरव्यू हो चुका है, तो ये जानते हैं कि आखिरकार इनकी रणनीति कैसी रही। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ बताइए। हाँ, ऐसे प्रीलिम्स के लिए जैसे कि अगर हम इंटरव्यू का बात करते हैं तो इंटरव्यू से पहले आपका प्री होता है, फिर मेंस होता है। तो प्रीलिम्स के लिए वो क्या करना चाहिए बच्चों को, सबसे पहले आप प्रीलिम्स में जैसे कि बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि सिलेबस गो थ्रू करने लगते हैं। सिलेबस से बेटर है पहले आप PYQ देखो। PYQ देखने के बाद पहले आप टॉपिक सब टॉपिक छांटो कि टॉपिक क्या है, किस टॉपिक से आ रहा है और सब टॉपिक क्या है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो या ज्योग्राफी का हो। सर माफ़ी चाहेंगे, पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हाँ, क्या नाम है, कौन सा अटेम्प्ट है और मीडियम क्या है? मेरा नाम ईशान है और मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है इंटरव्यू का। हाँ। और ओवरऑल सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट। हाँ। अच्छा, जो इंटरव्यू रहा कैसा रहा आपका? इंटरव्यू मतलब नॉर्मल ग्लो थ्रू था। हाँ। क्योंकि इंटरव्यू इज़ गुड, मतलब ठीक ठाक गया है। हाँ। काफ़ी अच्छा गया है। हाँ। प्री का अगर मतलब जैसे मेन जो एग्ज़ाम है आपका वो प्री और मेंस है। हाँ। आपका प्री कैसा जाता है और मेंस कैसा जाता है, क्योंकि एक्चुअली में आपका मेन है मेंस। क्योंकि मेंस का मार्क्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। क्योंकि आप इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू ओवरऑल एवरेज मार्किंग भी होता है। तो इंटरव्यूज़ क्योंकि आप 180 ला रहे हो तो उसके बेसिस पे भी आपका सिलेक्शन है। और मेंस तो सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा वेटेज वाला है और वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपका फाइनल सिलेक्शन में। अच्छा अच्छा। अब जैसे स्टार्टिंग ऑप्शनल मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल। हाँ। BIT मिश्रा से। अच्छा अच्छा अच्छा। आप बताएंगे सर प्री की रणनीति के बारे में, शुरुआत से लेके अभी तक कैसी आपने क्या क्या किया है? जैसे अब प्री का मैं बात करूँ, जैसे अभी इस साल आपका 2026 में मई में होने वाला है जी। तो प्री में आपका जैसे क्या होता है कि बच्चे मैक्सिमम क्या करते हैं ना कि सिलेबस के ग्रो थ्रू करने लगते हैं। हाँ। अब सिलेबस में आपका क्या क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और अदर थिंग्स है। अब आप सिलेबस के गो थ्रू कर रहे हो, दैट इज़ गुड, वो नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए कि पहले हम जैसे अभी जनवरी फैब चल रहा है तो अब जाके हम मेंस का तैयारी करें, उसके पहले मतलब प्रीलिम्स का तैयारी करें, उसके पहले ही मेंस ख़त्म कर ले। प्री 2-3 महीना का ही होता है। तो उसमें क्या है कि आप पहले PYQ देखो ऑलमोस्ट 20-25 साल का और टॉपिक एनालिसिस करो। क्योंकि यूपीएससी का क्या होता है कि ना वो ऐसा नहीं है, ये अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम है बट टॉपिक और सब टॉपिक मैच करती है जो उनका फेवरेट होता है। अब जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो या पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आपको अगर टॉपिक सब टॉपिक पता है ना जहाँ पे यूपीएससी का फेवरेट है तो आप ज़्यादा स्कोरिंग कर सकते हो। तो पॉइंट क्या है कि अगर आप जैसे 100 मार्क्स मतलब 100 क्वेश्चन रहता है प्रीलिम्स में, जीएस का बात करता हूँ क्योंकि CSAT आपका क्वालिफाइंग है तो वो तो क्वालिफाई आपको करना है, वो आपका 10th लेवल का मैथ्स रीजनिंग ये सब रहता है तो दैट इज़। लेकिन मेन तो आपका GS है। अब GS में जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, मैं GS का बताता हूँ कि आप कितनी भी सिलेबस आप पढ़ के चले जाओ 100 में से आप 40 to 50 ही अपने ऑप्शन में मतलब उसके अपने पढ़ाई के अकॉर्डिंग उसको आप रिजॉल्व करते हो, सॉल्व करते हो। जी जी। बाकी का जो 10 से 20% है मतलब आप 60-70 क्वेश्चन अगर हम नहीं बनाएंगे 140 अटेम्प्ट अगर 200 में नहीं करेंगे तो 100 मार्क्स नहीं आएगा, क्योंकि क्वालिफाइंग ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का अप्रॉक्स रहता है जी। तो इन डैट केस आप 50 के अकॉर्डिंग तो आप अपने पढ़ाई के अकॉर्डिंग जाओगे। लेकिन सबसे पहले आप PYQ एनालिसिस करो, उसका टॉपिक सब टॉपिक निकालो, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप एग्ज़ाम का अगर एनालिसिस नहीं करोगे तो आपका होगा क्या, एक सब्जेक्ट आप ज़्यादा पढ़ लोगे, एक सब्जेक्ट आप कम पढ़ोगे। मे बी आपका इंटरेस्ट हो ज्योग्राफी का, जैसे बहुत बच्चों का होता है, अब ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो ज़्यादा ज्योग्राफी ही पढ़ने लगे, बाकी सब्जेक्टों पे ध्यान नहीं दी और हुआ उस साल क्या कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन हार्ड आ गया। आपका हुआ क्या कि आप अगर हिस्ट्री पॉलिटी आपका अगर कमज़ोर भी है तो कोई सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, कम से कम PYQ एनालिसिस करना है और PYQ को ओवर थ्रू करके आपको टॉपिक सब टॉपिक कम से कम उतना पढ़ के जाना है ताकि अगर जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो भी यदि कठिन आ रहा है हाँ, तो दूसरे से आप कवर कर लो। अच्छा। ऐसा ना हो कि आप वो सब्जेक्ट भी छोड़ दो और दूसरा सब्जेक्ट भी आपका चला जाए तो वो डबल नुकसान हो जाता है, डबल आपका मतलब समझ जाओ कि आप कट ऑफ से और पीछे चले जाते हो। अच्छा। तो प्रीलिम्स का सबसे ज़्यादा रणनीति है कि आप PYQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। PYQ जो गो थ्रू कर रहा है उसका सिलेक्शन होने का हाई चांसेस है। अच्छा अच्छा। बहुत ज़्यादा। अच्छा, CSAT के लिए आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो मैथ हाँ, प्रॉब्लम नहीं होगी? उसमें प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन CSAT का एक चीज़ है। हाँ। एक चीज़ उसमें क्या है कि आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है। हाँ CSAT में क्या होता है कि अब आपका 80 सवाल आ रहा है हाँ
80 सवाल आ रहा है, उसमें है टाइम मैनेजमेंट। वो टाइम मैनेजमेंट आपका कहाँ से आएगा? वो टाइम मैनेजमेंट आएगा आप जब मॉक लगाओगे, 20-30 मॉक लगाओगे, देन आप उसको कवर कर सकते हो। क्योंकि मॉक उस चीज़, जीएस में क्या है कि आपका इस नॉलेज और आपका ऑप्शन छांटने का स्किल, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपको आ रहा है, बाकी का 20 क्वेश्चन ना आप ऑप्शन छांटने के स्किल्स पे सॉल्व करते हो। अब उसी में जिस बच्चे का ऑप्शन छांटने का स्किल्स अच्छा है, वो ऑप्शन से क्वेश्चन पे जाता है, तो उसके लिए जीएस आसान हो जाता है। सीसेट में ऐसा नहीं होता है। सीसेट है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने जितनी बार, मैं 2 बार अटेम्प्ट किया है, मेरा क्या होता है कि मैं 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट वाला सिनेरियो। हाँ, ये चीज़ है कि मैं क्वालिफाई कर जा रहा हूँ उस चीज़ के लिए, बट उसमें मैं जैसे एनालिसिस किया हूँ कि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना मॉक लगाओगे, आपका 2 चीज़ अच्छा होगा, एक टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, सबसे बड़ा चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा, और क्वेश्चन पढ़ने का स्पीड बढ़ेगा, और वो फ़ायदा होता है सीसेट में। हाँ। अच्छा, तो आपका दोनों बार सीसेट हुआ है? दोनों बार सीसेट हुआ है। दोनों, लास्ट बार मैंने प्री क्वालिफाई किया था, मेंस नहीं हुआ था। मेंस नहीं हुआ था। इस बार मेरा हाँ, दोनों बार प्री हुआ है। अच्छा। तो आंसर राइटिंग आपने कब से स्टार्ट की? आंसर राइटिंग मैंने लास्ट ईयर का सिनेरियो बताता हूँ। मैं जैसे लास्ट ईयर क्या था, मेरा पहला अटेम्प्ट था, और मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट ही किया था फैब में। फैब में 2024 के। अच्छा। 2024 मेरा पहला अटेम्प्ट है, 2025 अभी सेकंड अटेम्प्ट है, तो 2024 का मैं फैब में स्टार्ट किया था। तो प्री तो मेरा हो गया, कोचिंग का मैंने हेल्प लिया और खुद से भी किया, वही जो आपको बताया, PYQ एनालिसिस किया उसके थ्रू। बट मेंस में क्या है ना, राइटिंग आपका कम से कम 1 साल 1.5 साल उसके लिए चाहिए, नहीं तो मिनिमम आपका 6 से 7 महीना चाहिए आपका राइटिंग स्किल बढ़ाने में। राइटिंग इज़ गुड, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स बैकग्राउंड से, तो आदमी कर लेता है राइटिंग स्किल्स। लेकिन कुछ ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मेरा हिंदी में आपका क्वालिफाइंग नहीं हो पाया था, बिकॉज कि आप 10th तक पढ़े हो, 10th के बाद आपका छूट चुका है वो चीज़। मैं तो गो थ्रू नहीं किया, मैं छोड़ दिया वो चीज़ को। अब वो अचानक से मेरे पास आया, क्योंकि वो क्वालिफाइंग पेपर आपको क्वालिफाई करना ही करना है, या इंग्लिश हिंदी में। इन दैट केस आपका सिनेरियो ये हो जाता है कि आपको राइटिंग स्किल्स में कम से कम 6 से 7 महीना, और वो भी अटेम्प्ट आप राइटिंग स्किल्स का तब लो जब मेंस का टाइमिंग होता है, जैसे 9 to 12 और 2 to 5 जो होता है, उस टाइम आप बैठ के अटेम्प्ट करो। इवन प्रीलिम्स के लिए भी, प्रीलिम्स का जो जैसे आपका होता है 9:30 से 11:30, और फिर होता है एक दूसरा शिफ्ट होता है जो 2 से 5 होता है, तो आप मॉक टेस्ट भी उसी टाइम दो जिस टाइम आपका रियल एग्ज़ाम है। तो आपका होगा क्या कि आपका बैठने का उस टाइम पे ना आदत बनेगा, और वो प्रेशर, जैसे आप रियल एग्ज़ाम भी दोगे ना, तो आपका प्रेशर आपको कम लगेगा उस टाइम, कि आपको लगेगा कि हाँ, हम घर पे ही बैठ के दे रहे हैं। और जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शॉर्ट नोट्स बनाओ जो भी गलती हो रहा है मॉक में, क्योंकि वो बाद में काम आता है। अभी का गलती अगर आप पकड़ लिए तो वो मेन एग्जाम में गलत नहीं होगा। वो मेन एग्जाम में गलत हो गया तब तो आपको पता ही है, आपका नेगेटिव जा रहा है, आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो। जो गलत हो रहा है उसका नोट्स बनाना, उसका नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। कि हाँ, मेरे से ये चीज़ गलती होता है और मेरे को इस चीज़ पे काम करना है। अच्छा। तो शॉर्ट नोट्स आपने कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए बनाए थे? जैसे मेरा शॉर्ट्स नोट्स जैसे मैंने बनाया था, मेरे को इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम था। इकोनॉमिक्स के लिए भी जैसे पहले मैं प्रीफर करता था NCERT। अब जैसे अगर टॉपिक वाइज आ जाएंगे तो कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगा। तो अब उस केस में क्या होता था, मेरे को पता नहीं था इकोनॉमिक्स का, बट क्लास अब इकोनॉमिक्स का ज़्यादा ही गैप हो रहा था कि, तो उसका मैंने बनाया था इकोनॉमिक्स का। और सेकंड थिंग हिस्ट्री का। हिस्ट्री में क्या होता है, कभी कदार आर्ट्स एंड कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है, तो कभी ऐसा होता है कि आपका मॉडर्न से आ जाता है क्वेश्चन, तो वहाँ पे आपका गलत होने का हाई चांसेस रहता है और ऑप्शन छांट नहीं पाते हो आप सही से। आप ज्योग्राफी में छांट सकते हो, पॉलिटी में छांट सकते हो, साइंस एंड टेक में, साइंस एंड टेक तो अपना बैकग्राउंड है तो आप इजीली छांट लेते हो, ये ऑप्शन होना चाहिए। तो वो चीज़ है। अच्छा। और इकोनॉमिक्स में भी क्या है कि जैसे आप NCERT गो थ्रू कर रहे हो, NCERT इज़ नॉट सफिशिएंट, क्योंकि NCERT में क्या है कि कुछ ज़्यादा ही बोरिंग है। अगर हम बात करें क्लास 12 का माइक्रो इकोनॉमिक्स का, कुछ ज़्यादा ही बोरिंग है। अब उसमें 2 पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है आज से 10 साल 15 साल में मात्र 3 क्वेश्चन आया, वो भी मैं अपने एनालिसिस पे बता रहा हूँ। मतलब और भी कोचिंग सबका भी रहता है, तो वो 10 से 15 साल में मात्र 3 क्वेश्चन आया। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उससे हर साल 3-4 क्वेश्चन आता है, बट वो इतनी बोरिंग किताब है कि आप उसको पढ़ने का आप जाओगे कि आपको बोरिंग लगेगा। तो हम फिर बहुत ज़्यादा एनालिसिस किए, फिर कोचिंग का गो थ्रू किए, तो मेरे को पता चला कि आप महाराष्ट्र बोर्ड का जो क्लास 11-12 का बुक आता है वो ज़्यादा इफेक्टिव है NCERT से, क्योंकि उसमें क्या है कि आपका सब कुछ समझाया गया पिक्टोरियल के फॉर्म में।
अच्छा अच्छा। पिक्टोरियल के फॉर्म में सब कुछ समझाएगा। महाराष्ट्र बोर्ड का, महाराष्ट्र बोर्ड का देख हाँ। सकते हैं ये इसके लिए इकोनॉमी के लिए इकोनॉमी माइक्रो मैक्रो हम पढ़ते हैं उसके हाँ, वो 12th का है, माइक्रो एंड माइक्रो वाला। तो वो 12th क्लास का है और इंडियन इकोनॉमी आपका 11th क्लास में है। करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कर रहे हैं? करंट अफेयर के लिए मैंने 2 लेके रखा है सब्सक्रिप्शन, हाँ। द हिंदू का और द इंडियन एक्सप्रेस का। अच्छा, ये इसको पढ़ा है। हाँ। मैगजीन मैंने नहीं पढ़ा है। उस करंट अफेयर का होता क्या था कि आपका डेली बेसिस पे आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट भी आता था और टॉपिक भी आता था। वो आप टॉपिक गो थ्रू करो, उसका एमसीक्यू री अटेम्प्ट है। और जैसे सुपर कलाम आपका एक अभी रिसेंट में चल रहा है एआई वाला, तो उसका भी करंट अफेयर काफ़ी तगड़ा है। इस अटेम्प्ट में मैंने उसी के थ्रू गो थ्रू किया। सुपर कलाम एआई वाला। अच्छा अच्छा। ये सारी चीज़ें करने के बाद ऐसे और एथिक्स के लिए क्या किया आपने? ऐसे एथिक्स के लिए तो जैसे मेरा एमबीए का भी बैकग्राउंड है, मैं एमबीए भी किया हूँ। तो इन डैट केस की जैसे केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा। लास्ट ईयर जैसे अब आपका 12 क्वेश्चन आता है, बाकी सब में 20-20 क्वेश्चन आता है, इथिक्स में 12 क्वेश्चन आता है, जो आपका GS4 का पेपर होता है। अब 12 क्वेश्चन में होता है अटेम्प्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि केस स्टडी रहता है, लॉन्ग केस स्टडी रहता है। और इथिक्स में प्रॉब्लम क्या है ना कि आपका क्या सोच है। अगर आप कोई केस पढ़ रहे हो, आप तो अपने अकॉर्डिंग लिखोगे, मे भी जो आपका कॉपी चेक करने वाला उसका कुछ और थिंकिंग हो, तो आपको एक न्यूट्रल उस पर जाना पड़ता है। अब वो क्या है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी गो थ्रू कर रहे हो, और सबसे बेटर ऑप्शन है आप PYQ उठा लो। आप अगर 10-15 साल का ना PYQ उठा के उसका क्वेश्चन एनालिसिस कर लो और वो क्वेश्चन बना लो एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ, मतलब ना तो मेरे को इस चीज़ में सही के साइड जाना है, ना तो गलत के साइड जाना है, बस बीच का जो हमें बीच का। हाँ मार्क। हाँ। बाकी ऐसे राइटिंग के लिए क्या है कि वो तो प्रैक्टिस पे आपका टॉपिक आप करंट अफेयर के थ्रू गो थ्रू करो। और नॉर्मल जैसे कोटेशन उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। आप उसके लिए अगर वर्ड पावर में, जैसे एक बुक आता है वर्ड पावर का, तो उसमें कुछ वर्डिंग बहुत अच्छा होता है। तो आप वो सब कुछ वर्डिंग लर्न करोगे ना, तो वो ऐसे में काम आएगा आपको रिटन लिखने में। और सेकंड थिंग है कोटेशन। सब आप कोटेशन रीड करो ताकि आपका आंसर और इफेक्टिव हो जाए। आप लिख अच्छे दोगे, अगर आपको टाइम मिल जाए ना तो आप बहुत अच्छा ऐसे लिख दो, क्योंकि आप 3 घंटा एग्ज़ाम होता है। तो अगर आपको छोड़ दिया जाए 5 घंटा लिखने के लिए तो आप लिख दोगे अच्छा, लेकिन आपको टाइम लिमिट है। उसके लिए क्या है कि पहले से आपको कुछ कोटेशन आना चाहिए। अच्छा अच्छा, आपके पास कोटेशन होना चाहिए। लास्ट में हम बात करते हैं 2025-26 वाला अभी प्री आ गया है, तो कौन कौन सी बातों को आप ध्यान देना चाहिए? प्री के लिए तो मैंने एक ही चीज़ बोला है, आप PYQ सबसे पहले गो थ्रू करो, उसका एनालिसिस करो। एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट PYQ का, क्योंकि अगर आप PYQ का एनालिसिस नहीं करोगे तो आप एक सब्जेक्ट एग्ज़ाम के बाहर जाके पढ़ लोगे, और कुछ ऐसा सब्जेक्ट होगा जो एग्ज़ाम के बिलो आप पढ़ लोगे। एग्ज़ाम के, क्योंकि अब पॉइंट क्या होता है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि मेरे को ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट है तो इसको हम लगातार 1 महीना पढ़ रहे हैं, 2 महीना पढ़ रहे हैं, वो गलत है। आप सारे पेपर को इक्वली वेटेज दो। अगर आप ज्योग्राफी में 10 दिन लगा रहे हो या 20 दिन लगा रहे हो रिवीजन में, तो आप अगले सब्जेक्ट में 10-20 दिन लगाओ। ऐसा नहीं कि आपका फेवरेट ज्योग्राफी है तो आप ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़ रहे हो। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप PhD करो। आपका माइंड सेटअप ऐसा होना चाहिए कि मेरे को एग्ज़ाम क्रैक करना है, मेरे को उस चीज़ में PhD नहीं करना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पेपर को इक्वली वेटेज दो, और PYQ बहुत अच्छे से गो थ्रू करो। PYQ से आप सब टॉपिक निकाल लोगे ना तो आपका काम निकल जाएगा। आपका इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चल जाएगा कि मेरे को ये अब जैसे ज्योग्राफी में क्लास 12 का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट से हर साल क्वेश्चन आ रहा है। क्लाइमेट में ऑलमोस्ट 4-5 है चैप्टर है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा। अब अंतिम मैसेज सभी जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए क्या देना चाहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत डिमोटिवेशन भी है, मोटिवेशन भी, सारी चीज़, तो क्या कहोगे? उसके लिए बस एक ही चीज़ है कि आपको डिमोटिवेट होने का ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरे से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका नहीं होगा तो आप क्या करोगे। अच्छा, अभी इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि आपका नहीं होगा तो आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड। तो इसका सिंपल सा चीज़ है कि अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप में मेहनत करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, ताकि वापस से हम आए इस चीज़ के लिए। तो पॉइंट यही है कि मेहनत से पीछे नहीं जाना है। और एक और चीज़ ये है कि आप एनालिसिस अच्छे से करो, एनालिटिकल पावर बढ़ाओ, क्योंकि UPSC एनालिटिकल पावर है और कुछ नहीं है। अपना एनालिसिस जितना आप गहरा करोगे उतना ज़्यादा आपका आउटपुट है। आप एनालिसिस नहीं करोगे, आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। ठीक सर, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, ये थी वो सारी जानकारी जो आप लोगों के कमेंट रहते हैं। सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हुए होंगे। जो भी यदि डाउट रह जाते हैं तो कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में हम उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।